कल हमने महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें ऊर्ज अभिक्रिया बताया था, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया बताया था, और फिटिंग अभिक्रिया बताया था, और फिर फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बताया था। आज पांचवी अभिक्रिया है क्लीमेंसन अपचयन। तो जाने क्लीमेंसन अपचयन क्या है। तो क्लीमेंसन अपचयन जितने भी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं ना, उनको जिंक अमलगम की उपस्थिति में, जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो वह अपचयित हो जाते हैं, और अपचयित होकर के एल्केन बनाते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो इस डिफिनेशन को लिख लीजिए, आप मेरे साथ लिखिए, सब लोग साथ में लिखेंगे। जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे, जब एल्डिहाइड या कीटोन, जब एल्डिहाइड या कीटोन जिंक अमलगम तथा HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं तो एल्केन बनता है, इसे या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं, जिसे क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। देखिए, ये हमारा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। फिर से सुनिए एक बार, क्या कहे हैं कि जब एल्डिहाइड या कीटोन जिंक अमलगम तथा HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है या क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले बात आ रही है कि सर जिंक अमलगम क्या है। तो बच्चे आप सभी लोग ध्यान से सुने कि जब भी किसी धातु को पारा धातु में घोलते हैं, जब भी किसी धातु को पाराद्रव होता है, और पाराद्रव में जब किसी धातु को घोलते हैं तो अमलगम बनाता है। क्या बनाता है? अमलगम। तो यहाँ पे कौन सा अमलगम है? जिंक अमलगम। तो यानी जेडियन धातु को किसके अंदर घोला गया है? पारा के अंदर घोला गया है। तो आइए इसका समीकरण देखते हैं, और समीकरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समीकरण में हमने कहा कोई एल्डिहाइड लेंगे या कीटोन लेंगे। सबसे पहले एल्डिहाइड लेके क्रिया कराते हैं, CH3, मान लीजिए ये C11O और H, ये CH3CHO हो गया, जैसे CH3CHO। इसी की संरचना को हमने यहाँ पे बनाया है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन डबल बंध से जुड़ा होता है। अब इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे? हाइड्रोजन के साथ। तो एक बात जान लीजिए, जब ये उत्प्रेरक है तो हाइड्रोजन को केवल H के फॉर्म में लिखेंगे। केवल किसके फॉर्म में लिखेंगे? H के रूप में लिखेंगे। और यहाँ उत्प्रेरक के रूप में हमारे क्या हो जाएगा बताइए? उत्प्रेरक के रूप में क्या है हमारे पास? ZnHg और HCl हैं। ZnHg को ही हम क्या कहते हैं? जिंक अमलगम कहते हैं। और जिंक अमलगम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो बन जाएगा क्या? बनेगा क्या? ध्यान दीजिएगा, CH3 C डबल बंद जो O है, और यहाँ जो हाइड्रोजन था, सब बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे हम हाइड्रोजन की संख्या लेंगे 4। कितनी लेंगे? 4। 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब बात ये आ रही है कैसे क्रिया करेगा। तो देखिए, डबल बंद टूट जाएगा, और जब डबल बंद टूट जाएगा तो ये वाला ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। इसके साथ 2 हाइड्रोजन क्रिया करके क्या बना लेंगे? जल। और 2 हाइड्रोजन इसके साथ क्रिया कर लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, CH3 और 3H, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, या चाहे तो आप एक पास लिख सकते हैं। जब एक पास लिखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा एल्केन, और ये बन जाएगा एल्केन। इसका नाम है इथेन, ETHANE। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन। कीटोन एल्डिहाइड का हमने बता दिया, अब कीटोन का बता दे रहे हैं। इस एल्डिहाइड का नाम है मेथ एथ। क्या नाम है? इथेनॉल।
ETHANAL, इथेनॉल नाम है। अब हम कीटोन के साथ अभिक्रिया इसका करा रहे हैं तो होगा, देखिए ध्यान से, कीटोन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो किसी कीटोन का अगर नाम लिखते हैं हम, एक प्रकार का हमारा हो जाएगा कीटोन। क्या हो जाएगा? कीटोन। इसका नाम है मेथ एथ प्रोपेनोन। क्या नाम है इसका? प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेनोन लिखेंगे या इंग्लिश में लिख सकते हैं PROPANONE। ठीक है, या इसका एक कॉमन नाम होता है जिसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। इसका नाम एसीटोन भी है, इसी को हम एसीटोन कहते हैं। अब इसकी भी क्रिया सेम इसी से करा देंगे, हाइड्रोजन के साथ करा देंगे और किसके साथ करा देंगे? जिंक अमलगम की उपस्थिति में करा देंगे। जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो आप जानते हैं कि यह क्रिया करके क्या बनाएगा? देखिए ध्यान से, ये जो यौगिक यहाँ पे लिखे हैं इसी में अभिक्रिया हो रही है, और जब अभिक्रिया होगी तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। और जो 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजनों में से आप जानते हैं कि 2 हाइड्रोजन इसके पास चले जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इसके पास चले आएंगे। जब यहाँ 2 हाइड्रोजन जाएगा ये जल बन जाएगा और ये बन जाएगा एल्केन। मेथ एथ प्रोप, क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन। और ये जल हमारा बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लीमेंसन अपचयन। तो ये हमें लग रहा है कि आपको समझ में आएगा क्लीमेंसन अपचयन। फिर से एक बार शुरू समझाते हैं कि जब एल्डिहाइड को, यानी एल्डिहाइड है या कीटोन है, किसी को भी जिंक अमलगम और HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो ये अपचयित होकर के एल्केन बन जाता है। अपचयन का अर्थ होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन का अर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का टूटना। तो ऑक्सीजन टूट रहा है तो भी अपचयन है, और हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो भी अपचयन है। इस अभिक्रिया को लिख लीजिए जल्दी से, तुरंत लिख लिए, मिटा दें। चलिए, दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पूछा जाता है जो अभी तक के रसायन विज्ञान में सबसे ज्यादा बार पूछा गया हेडिंग है, उसे हम कहते हैं सीमट अभिक्रिया। क्या कहते हैं? सीमट अभिक्रिया या स्मिट अभिक्रिया। तो आइए 6वें नंबर का हेडिंग हमारा होगा सीमट अभिक्रिया। अभिक्रिया या स्मिट अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं। ठीक है बच्चे, इसको क्या कहते हैं? स्मिट अभिक्रिया। ये 6वां हेडिंग है हमारा। ठीक है, इसमें देखिए ये अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए होती है। किसके लिए होती है? कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? हाइड्रोजोइक अम्ल। अब बात यार सर, हाइड्रोजोइक अम्ल का तो फार्मूला ही नहीं पता हम लोग को। कितने लोगों को पता है? किसी को पता है तो बताइए। हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला किसका है? तो मेरे साथ पहले डिफिनेशन लिख लीजिए। डिफिनेशन लिख लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, लिखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में, कार्बोक्सिलिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक फार्मूला बताइए किसी को पता है तो। हाइड्रोजोइक अम्ल, हाँ क्या बताइए? यस करेक्ट, N3H ये फार्मूला होता है। हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? प्राथमिक एमीन बनाता है। प्राथमिक एमीन बनाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? सीमट अभिक्रिया कहेंगे या सीमित अभिक्रिया कहेंगे। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सीमट अभिक्रिया कहते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। हमें लग रहा है कि हर साल ये पूछा जाता है।
शायद ही कोई साल होगा जिस समय सीमट अभिक्रिया ना पूछा गया हो। और एक लाइन की अभिक्रिया होती है, तो बहुत आसान है बच्चे, इस अभिक्रिया को लिख लीजिएगा आप लोग। तो लिखिए मेरे साथ साथ इस अभिक्रिया का डिफिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं फार्मूले पे। कार्बोक्सिलिक अम्ल में CH3COOH लिखते हैं और इसकी क्रिया करा देते हैं किसके साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। और हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, N3H। किसकी उपस्थिति में होगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होगा, यानी H2SO4 की उपस्थिति में जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा सब बच्चे। ये इतना आसान अभिक्रिया है कि अगर इसको एक बार समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये एसिटिक अम्ल है CH3COOH। तो अब इसमें से देखेंगे सब लोग क्या होगा। इसमें से क्या होता है कि ये जो कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, जो कार्बन है दो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, यानी ये दो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, ये बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा तो लिख लीजिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना लेता है। क्लियर है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये अकेला बच गया। अब यहां से एक हाइड्रोजन और एक N, इस NH3 में से एक N को निकाल देंगे तो बाहर हमारा बनेगा N2। क्या बनेगा, बाहर निकाल देंगे, इस NH3 में से दो नाइट्रोजन को निकाल देंगे तो N2 बन जाएगा गैस। बचा एक N और एक H, तो वही एक N और एक H यहां मिल करके, एक N यहां से आया है, एक H पहले ही से था, एक H यहां से आया है, तो क्या बनाएगा यहाँ पे NH2 बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। और इसी को ही हम लोग कहते हैं प्राथमिक एमीन, यानी 1 डिग्री एमीन। तो ये हमारा महत्वपूर्ण अभिक्रिया कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन। फिर से एक बार समझा रहे हैं, आप सब बच्चों को ध्यान दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए दुर्गेश, अभिक्रिया ये है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं। ये है हाइड्रोजोइक अम्ल और ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के जगह पे हम लिखेंगे एसिटिक अम्ल। क्या लिखेंगे, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। यानी बाबू जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमने कहा ये कार्बन CH3 रहेगा और इसमें से CO2 जब बाहर निकल जाएगा तो केवल एक H बचेगा और इसमें से एक N और एक H आ जाएगा। तो N आया, उसके साथ H आया, तो क्या बना, प्राथमिक एमीन बना और दो नाइट्रोजन गैस बन करके बाहर निकल गया। इसी संपूर्ण अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, सीमट अभिक्रिया कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए तुरंत। इसका कोई बात नहीं, सही बता रहे, बैठ जाओ। चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट अभिक्रिया में देखते हैं, बताएं नेक्स्ट। चलिए ये था हमारा सीमट अभिक्रिया। और सीमट अभिक्रिया के बाद एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसे हम कहते हैं, कौन सा अभिक्रिया है, विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, तो आइए इसके बाद वाली अभिक्रिया जानते हैं कि विलियमसन संश्लेषण क्या होता है। सातवां महत्वपूर्ण अभिक्रिया है विलियमसन, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण। तो विलियमसन संश्लेषण क्या है, सब बच्चों को एक अभिक्रिया बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी कभी हमारे पास एल्किल हाइलाइड रहता है, यानी RX है, ध्यान सुन लीजिए, अभिक्रिया नहीं बता रहे, सुनिए, महत्वपूर्ण है। एल्किल हाइलाइड की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं, NaOH के साथ। ठीक है, तो ये एल्किल, ये जो एल्किल परमाणु है ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेती है और बना लेती है HCl। क्या बनाएगा, HCl या HX बना लेगा। और जब HX बन जाएगा तो ये जो O है और Na R के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, RONA। तो इसको हम कहते हैं एल्किल एल्काक्साइड। क्या कहते हैं, एल्किल एल्काक्साइड। ये एल्किल एल्काक्साइड बनेगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इस एल्काक्साइड की अभिक्रिया हमको आगे करानी है विलियमसन संश्लेषण में। तो ये अभिक्रिया इधर साइड में ही कर दीजिए। अब देखिए
अब इसका डिफिनीशन जो बता रहे हैं वो क्या होगा कि जब, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे, मेरे साथ लिख लीजिए, आप लोग भी लिख लीजिए, लिख लेंगे तो आसान रहेगा। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्काक्साइड या फिनाक्साइड भी ले सकते हैं, एल्काक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर बनता है। क्या बनेगा? ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण क्या कहेंगे? विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। और यह अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। यानी यह अभिक्रिया किसके उपस्थिति में होती है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में होते हैं। तो सबसे पहले कि हम जाने हैं, सबसे पहले अभिक्रिया में हमने बताया कि एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो एल्किल एल्काक्साइड बनेगा। और इसी एल्किल एल्काक्साइड की अभिक्रिया अगर हम करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, करा रहे हैं तो फिर अभिक्रिया कैसे होगी? यानी यहाँ पे लिखेंगे हम RX, क्या लिखेंगे? RX। और इसकी क्रिया किसके साथ करा देंगे? RONA। जब इसकी अभिक्रिया करा देंगे इसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो अभी हमने बताया है कि क्या बनेगा अभिक्रिया में। देखिए R है, X है, सोडियम के साथ क्रिया कर लेगा, ये X है, सोडियम के साथ क्रिया कर लेगा, NaX बन जाएगा। और R के साथ O और R जुड़ जाएगा, इससे ईथर बन जाएगा और NaX बाहर निकल जाएगा, NaX बाहर निकल जाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे विलियमसन संश्लेषण। इसका एग्जांपल देते हैं हम, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा सब लोग को। R के जगह पे अगर हम लिख लें CH3 और X के जगह पे लिख लें Cl और इस R के जगह पे लिख लें C2H5 और इसको लिख लें O और Na। ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देख लीजिएगा एक बार, इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। और मेथिल क्लोराइड की क्रिया किसके साथ कराते हैं? सोडियम, नाम बताइए, एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। और इसकी अभिक्रिया हो जाएगी इसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा? बच्चे बताएंगे क्या बनेगा? ईथर बनेगा। तो ये CH3 है और CH3 के साथ O C2H5 जुड़ रहा है और सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? NaCl। तो इस अभिक्रिया में आप सममित ईथर भी बना सकते हैं और असममित ईथर बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने सोडियम एथॉक्साइड की जगह पे सोडियम मेथॉक्साइड लिया होता, सोडियम मेथॉक्साइड लेंगे तो यहाँ पे डाई मेथिल ईथर बनता, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल मेथिल ईथर। क्या नाम हो जाएगा? एथिल मेथिल, और तब जाके होगा ईथर। यानी ये हमारी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई। ठीक है। एक बात और है, ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया को हम ऐसे भी करा सकते हैं, इस अभिक्रिया को हम ऐसे भी करा सकते हैं। अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन हो और क्लोरोबेंजीन की क्रिया अगर हम सोडियम फिनाक्साइड से करा दें, किसके साथ करा दें? सोडियम फिनाक्साइड के साथ करा दें। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दें
तो बच्चे आप जानते हैं कि ये क्लोरीन है और ये सोडियम आपस में क्रिया कर लेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास क्लोरोबेंजीन और ये हो जाएगा NaO। इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं, और जब इस तरह से लिखेंगे तो ये आसान हो जाएगा। ये अभिक्रिया कुछ ऐसे हो जाएगी, सोडियम की क्रिया किसके साथ हो जाएगी, क्लोरीन के साथ, तो बाहर क्या बन जाएगा NaCl, और यहां क्या बनेगा, क्या बनेगा, ईथर बन जाएगा, और इसको हम लोग कहते हैं डाइफेनिल, क्या कहेंगे, डाइफेनिल ईथर। यानी ये भी एक प्रकार की महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। इसको भी हम कहते हैं विलियमसन संश्लेषण। तो अभी फिलहाल इस अभिक्रिया को आप लिख लीजिए और तब जाके उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए तब उसको लिखिएगा।